131 ठिकानों पर 30 घंटे के भीतर अमेरिका ने और इजराइल ने 2500 बम गिराए ईरान पे। ये मानवता के खिलाफ एक गंभीर साजिश थी। एक स्कूल पे बम गिराया गया, 167 बच्चों की जान गई। कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। हमारी जो कूटनीति और विदेश नीति, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है कि गलत दिशा में थी, जिसका रिजल्ट है कि ना हम आज इजराइल के हैं ना हम अमेरिका के हैं। अमेरिका भी हमको ब्लैकमेल कर रहा है और इधर जो हमारा ईरान है, जो हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल हालात में खड़ा रहता था, जब हमको ज़रूरत कई बार थी तो उसने तेल भेजा, पैसा बहुत बाद में लिया, उससे भी हमारी दूरी बन चुकी है। भारत आयात करता है अमेरिका से, वो $39 बिलियन आयात करता है। अमेरिका ने, ट्रंप ने तो ज़बरदस्ती भारत से $500 बिलियन के आयात पर साइन करवाया है, उससे इनसे एग्रीमेंट किया है, मैंने डील करवाई है। हमारी जहाज़ें नहीं आ पा रही हैं। गैस जो है खुले मार्केट में 400 रुपये किलो बिक रहा है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल ईरान का जो युद्ध जारी है, जो मिडल ईस्ट के हालात हैं, उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि देश कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा था कि जो हालात हमारे देश में इस युद्ध के चलते हो रहे हैं, उस पर एक लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा मिलेगा। लेकिन एक लंबे समय तक सब कुछ अच्छा है बोलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं ना कहीं शंका और संभावनाएं जता दी हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। कुछ लॉकडाउन जैसे हालात ही देश में हो सकते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे पता चल रहा है, जिस तरीके से गैस क्राइसिस चल रहा है, तेल को लेकर अब आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि आम जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जो विदेश नीति है उसको अपनी निजी नीति बना लिया। ऐसे में बातचीत करते हैं हमारे साथ प्रोफेसर। सर, आप कौन से कॉलेज में प्रोफेसर हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। सर, आप जैसे मैंने कहा, जो मिडल ईस्ट के हालात हो रहे हैं, एक लंबे समय से उसका असर हमारे देश में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान उधर मध्यस्थता नजर करता आ रहा है, भूमिका जो है उसकी होने वाली है। कैसे आप इन हालातों को देख रहे हैं? क्या विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है? जी, देखिए, विदेश नीति जो है उस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और उसके जो सवाल हैं वो खोखले नहीं हैं, बड़े ही जायज़ सवाल हैं। तो जो आपने मिडिल ईस्ट कहा, एक्चुअली हम दुनिया के दूसरे देशों को यूरोप के नज़र से देखते हैं। तो यूरोप के लिए जो ईरान है या फिर कुवैत है, ये सब देश हैं, उनके लिए वो मिडिल ईस्ट हैं। तो हमको मिडिल ईस्ट नहीं कहना है, हमको गल्फ़ कहना है। गल्फ़ के देश हैं वो, खाड़ी के देश, पर्सियन गल्फ़ के देश, क्योंकि वो नज़दीक के देशों को ईस्टर्न देश कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं, फिर फार ईस्ट कहते हैं। हम उनकी चश्मे से नहीं गए। गल्फ़ के देशों में देखिए ऐसा है, छोटे छोटे देश हैं। ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरेबिया का 1970 के आसपास से ही अमेरिका से अच्छा संबंध था, चल रहा है उनका, और वो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान एक महत्वपूर्ण फोर्स ना रहे मिडिल ईस्ट में, नहीं क्षमा करिएगा, गल्फ़ में, और वो इसलिए भी उसके साथ है। अब देखिए कि जो युद्ध हुआ शुरू हुआ 28 फरवरी को, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 131 ठिकानों पर 30 घंटे के भीतर अमेरिका ने और इजराइल ने 2500 बम गिराए ईरान पे। ये मानवता के खिलाफ एक गंभीर साजिश थी। मानवता का मतलब होता है मनुष्य जाति के खिलाफ। एक स्कूल पे बम गिराया गया, 167 बच्चों की जान गई। कोई चर्चा हुई? नहीं हुई। चाहे वो पीस के ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में हो, चाहे यूएन हो, चाहे दुनिया में मानवता के लिए हाय तौबा मचाने वाले संगठन। और हमारा देश क्यों नहीं बोला इस पूरे मुद्दे? जी, मुझे बात कर लेने दीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, भारत तो आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के 5 दिन तक नहीं बोला, जबकि एक्चुअली विपक्ष के सारे नेताओं ने, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, लगातार वो सवाल कर रहे हैं कि इस युद्ध में भारत को पार्टी होने की, या भारत का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। अगर भारत ठीक से डिसीजन लेता तो उसके जहाज नहीं रुकते। चीन और रूस का तेल लगातार जा रहा है। हमारा अगर चीज़ें नहीं रुकती तो हम इस संकट में नहीं होते। हमारा 80% तेल और डीजल और गैस उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, क्योंकि जितने भी गल्फ़ के देश हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो दूसरे कोई भी देश हों, जहाँ से भी ये चीज़ें हमारी आती हैं, चाहे कतर हो, इन सारी जगहों से गैस बहुत ज़्यादा कतर से आता है। तो इन सब सारी जगहों की जहाज़ें जो हैं वो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती हैं। ईरान ने उसको रोक दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि माइंस भी बिछाई है। कई हालत बहुत ख़राब हैं। एक तो जहाज़ पे भारत के भी हमला हुआ, उसके क्रू का कैप्टन मारा गया, और उसका एक सैनिक, मैंने एक व्यक्ति, प्राइवेट जहाज़ थी वो, शिपिंग कंपनी थी, 8 लोग उसके आए हैं। कल या परसों मैंने इंडियन एक्सप्रेस में उसकी खबर पढ़ी। तो हालत ये है कि नागरिक भी खतरे में है। और यहाँ भारत में तो आप हिंदू मुसलमान कर लेते हो,
हिंदू मुसलमान करते हो, वहाँ जाके जो धनी मुसलमान हैं उनके गले मिलते हो, गले को छोड़ते नहीं हो। इसलिए क्योंकि भारत के 90 लाख लोग उसी गल्फ कंट्रीज़ में नौकरी करते हैं। सबसे ज़्यादा यूएई में लोग करीब करीब 35 लाख रहते हैं, केवल 4.5 लाख अब तक लौटे हैं। अभी भी उस 90 लाख में एक बड़ी आबादी 86 लाख की वहीं है। लेकिन पीएम मोदी तो सदन में एक अचीवमेंट के 85 तौर पर बता रहे हैं कि इतने लोग हम ला चुके हैं और हालात ठीक है। ये क्या देश की जनता को धोखा देना है कि सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ कहना है लॉकडाउन जैसे ही संगठित रहना है, पूरी तरीके से तैयार रहना है? देखिए, वो लोग तो उस चीज़ को भी अचीवमेंट बताते हैं जब पार्लियामेंट में एक सांसद ने एक सांसद को, याद है, उसको धर्म से लेके नाम से लेके गाली दी। उस पर कितनी कार्रवाई हुई? महुआ मोइत्रा के मेल से किसी दूसरे को मेल किया गया, उस पर उनकी संसद सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के खिलाफ एक जजमेंट आया, उस पर उनका घर खाली करा लिया गया, उनकी संसद सदस्यता चली गई। उस व्यक्ति का पार्लियामेंट जैसी जगह पर, पवित्र जगह पर गाली देना एक सांसद को बिना मतलब का, उस पर क्या हुआ? सरकार बताएगी। तो ये तो वो लोग हैं जो इनकी मीडिया हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताती है और ये लोग हर चीज़ को माने अचीवमेंट बताते हैं। ये तो लोग जो भारत आयात करता है अमेरिका से, वो $39 बिलियन आयात करता है। अमेरिका ने, ट्रंप ने तो ज़बरदस्ती भारत से $500 बिलियन के आयात पर साइन करवाया है, उससे इनसे एग्रीमेंट किया है, मैंने डील करवाई है, और उसको भी ये लोग अचीवमेंट बताते हैं। जब डांट देता है, दुबक जाते हैं, उसको भी अचीवमेंट बताते हैं। जब पुचकारता है, उसको भी अचीवमेंट बताते हैं। जब चाइना जाएंगे, उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। जब अमेरिका, भाई कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? कोई डंका बज रहा है, ये बताया जाता था। देखिए, डंका बज रहा है। डंका बज रहा है। उसकी हालत ये है कि हमारी जहाजें नहीं आ पा रही हैं। गैस जो है खुले मार्केट में 400 रुपये किलो बिक रहा है और 4000 का एक सिलेंडर बिक रहा है। अब हो सकता है कि अगर ऐसे संकट बढ़ता रहा, आज युद्ध का 26वां दिन है, आज युद्ध का 26वां दिन है अगर, और अमेरिका भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। ईरान जित मजबूती से लड़ रहा है, इनको लगा कि हम ईरान के पास चीज़ें नहीं हैं, हम ख़त्म कर देंगे। इन्होंने 2000 लोगों को मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान मजबूती से लड़ रहा है और उसने कहा है कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। कुछ इनपुट्स आए हैं, कुछ बातचीत के आज चीज़ें आ रही हैं अभी कल। पाकिस्तान जैसा देश जो है मध्यस्थता के रोल में आने वाला, जो एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान जिसका कहीं कोई रोल नहीं था, अमेरिका उसको एक महत्वपूर्ण रोल में ला के इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोशिश कर रहा है। और हम दोस्ती निभाते रहे, ट्रम्प दोस्ती नहीं निभाते रहे। हमारी जो कूटनीति और विदेश नीति, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है कि गलत दिशा में थी, जिसका रिजल्ट है कि ना हम आज इजराइल के हैं, ना हम अमेरिका के हैं। अमेरिका भी हमको ब्लैकमेल कर रहा है और इधर जो हमारा ईरान है, जो हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल हालात में खड़ा रहता था, जब हमको ज़रूरत कई बार थी तो उसने तेल भेजा, पैसा बहुत बाद में लिया, उससे भी हमारी दूरी बन चुकी है। तो क्या फिर जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की विदेश नीति को उन्होंने निजी विदेश नीति बना लिया है और आज देश इसका गार पे आ देखिए, गया है। पूरा विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, जो सारी पार्टियां हैं वो कह रही हैं, डीएमके कह रही है, सभी कह रहे हैं कि साफ साफ बात है। ये देखिए ना, अगर विदेश नीति कूटनीति सफल होती, जिसे तुम अचीवमेंट बता रहे हो, तो गैस के लिए हाहाकार मची होती। जल्द ही पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस, मैंने लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का कितना बुरा हाल हो गया है। आप जाइए किसी रेस्टोरेंट में, इसमें इसी में सामने है ना, ये बहुत ही यहाँ का पॉपुलर है। दाम बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिया इसने, जाके पूछिए, जो 100 रुपए का था वो 130 का हो गया है। और मैं बता रहा हूँ कि युद्ध चला तो 10वें दिन ये बंद हो जाए। आम जनता पर सीधी मार पड़ेगी। देखिए ना कितने लोग, कैमरा घुमा दीजिए जरा वहाँ पे और घुमा के बताइए, 100 लोग खाना खा रहे हैं वहाँ, 100 लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे, और उस 100 की संख्या 0 हो जाएगी। फिर ये लोग कहाँ खाना खाएंगे? ऑफिसेज पे फर्क पड़ेगा, घरों पे फर्क पड़ेगा। तो आपने जो शुरुआत में कहा कि लोग वापस लौटेंगे, क्योंकि आप फ्लैट में आप चूल्हा नहीं जला सकते हो, आग लगेगी, मर जाएंगे, 1-2 घटनाएं होंगी तो लोग गाँव में वापस जाएंगे। आखिरी सवाल सर, लॉकडाउन था वो एक नेचुरल डिजास्टर बताया जाता था, हालांकि वो एक बहस अलग है, लेकिन अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा जहां पर एक कई गलत फैसलों के चलते आज देश इन हालातों में जो है? साफ साफ है। देखिए, जिस लॉकडाउन को ये कहते हैं कि हमारा अचीवमेंट है, वो भी एक फेलियर था। भारत में बड़ी मौतें हुई जिनका कोई अकाउंट नहीं है। चाइना, दुनिया के दूसरे देशों में आपने देखा कितने लोग पैदल गए होंगे, ट्रेन की पटरियों पे कट के मर गए होंगे। तो वो तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, उसको अचीवमेंट कहे कुछ भी कहे, लेकिन वो कहानी अलग थी। अब वैसा ही होगा, क्योंकि कहीं कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब चीज़ें सामने आ गई हैं तो कहा जा रहा है कि ये संकट है। संकट, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि वो धुरंधर 2 पर डिस्कस ना करे, उसकी मीडिया सरकार से सही सवाल पूछे। सही सवाल से होता क्या है कि हम सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। जब हम जवाब को हटा के किनारे करके और
शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जो है रेत में छुपा लेते हैं, तो हमको लगता है कि सब कुछ सेफ है। तो सरकार कहीं ना कहीं उसी शुतुरमुर्ग को के मेटाफर की तरह काम कर रही है, और कहीं ना कहीं वो इन संकटों को नहीं देख रही है। अभी भी वो अगर जाग जाए तो बहुत सारी जो मुश्किलें आगे आने वाली हैं वो कम हो जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन संकट तो साफ साफ है, क्योंकि इन ऊर्जा संकट से, गैस से, तेल से, डीजल से आपकी खुदरा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, सब्जी अनाज महंगा होगा, उसके बाद सब कुछ महंगा होगा, और सब कुछ रुक भी सकता है, थम भी सकता है, मुश्किल में भी पड़ सकता है। और ये मुश्किल जो है कहीं ना कहीं देश के शीर्ष नेतृत्व के जो फैसले ले गए। चलूं कि गल्फ से, इस देश की जो बाहर की दुनिया देशों से जो लोग कमाई करके बेचते हैं, भारत के लोग उस गल्फ से 38%, अगर भारत को 100 रुपया बाहर के देशों से मिल रहा है, उसमें से 40 रुपया गल्फ से मिलता है। आप यहाँ हिंदू मुसलमान कर लीजिए, लेकिन वहाँ बहुत बड़े एम्प्लॉयर हैं आपके वहाँ के मुसलमान, यहाँ के लोगों के। हमारे जो लेबर क्लास के लोग 25%, 25,000, 30,000, 40,000, हमारे जो वाइट कॉलर जॉब करने वाले भी बहुत सारे लोग जिन्होंने यूएई को बनाया, सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, ओमान में हैं, तमाम देशों में हैं, 90 लाख लोग हैं, 40% रेमिटेंसेस भेजते हैं। वो रेमिटेंसेस पर भी असर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, भारत की जो सप्लाई चेन है वो कोलैप्स हो जाएगी और भारत बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। तो सरकार को, विपक्ष ये दावे कर रहा है, विपक्ष की बातों को ईमानदारी से सुनकर उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और इन संकटों पर अगर ठीक से कार्रवाई की जाए तो हम लोग इसको कम से कम नियंत्रित कर सकते हैं। और ये हवा में बातें नहीं की जा रही, बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, जो बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और बार बार सदन से लेकर सड़क तक वैसे ही बुद्धिजीवी लोग लगातार सरकार को चेताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि एक अकेला व्यक्ति कहीं ना कहीं मनमर्जी फैसले लेकर के पूरे देश को संकट के हालात में ज़बरदस्ती धकेलने में लगा हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।